हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो जंग और संसारण से रिलेटिव है। इसका थ्योरी सेक्शन हमने पहले पढ़ा है। यदि अभी तक उस थ्योरी सेक्शन को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस थ्योरी सेक्शन को भी देख सकते हैं। थ्योरी सेक्शन देखने के बाद यदि आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आप थ्योरी सेक्शन को देखें, फिर आप क्वेश्चनों को देखें। तो हम आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो ऐसा कोई सा भी स्टूडेंट नहीं होगा जो थ्योरी सेक्शन देखने के बाद आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ पा रहा होगा। इसी कारण मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक बार थ्योरी सेक्शन को जरूर देखें। तो चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यसद लेपन में लोहे के ऊपर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो हमें यहां जानना था कि यसद लेपन क्या होता है। जो भी स्टूडेंट नए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 1 नंबर के क्वेश्चन में बताना था हमें कि यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहले बात तो हमें ये जाननी थी कि यसद लेपन क्या होता है। जिस भी स्टूडेंट ने थ्योरी सेक्शन यदि देखा है तो वो तो जानता होगा, और जो नया स्टूडेंट है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं, जिसमें आपको संसारण से रिलेटिव जो प्लेलिस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट में जो पार्ट नंबर 1 है आप पहले उसे देखें, फिर आप इन सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 देखें। तो यहां से हमें बताना था यसद लेपन के रूप में लोहे के ऊपर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। यसद लेपन किसे कहा जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो उसके ऊपर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। और ये इनके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन या कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहां से बताना था क्या कि यसद लेपन पर लोहे पे किसकी परत चढ़ाई जाती है। या तो आपको ऑप्शन में जिंक मिल सकता है या आपको मिल सकता है क्या? क्रोमियम। और जिंक को ही क्या कहा जाता है? जस्ता कहा जाता है। तो जस्ता आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मिल पा रहा होगा, तो ऐसा मिल पा रहा है कहां? बी ऑप्शन में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होता क्या? बी हो पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें जंग का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग का रासायनिक सूत्र आपको कभी भी रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि आपको यहां से समझ के आधार पे इसका यदि फॉर्मूला पता होगा तो आप लंबे टाइम तक आपके दिमाग में इस चीज को स्टोर कर पाओगे कि जैसे कि लोहा होता है, इस लोहे को ऑक्सीजन O2 और जल के संपर्क में यदि कहीं रखा जाता है तो हमारे पास बनता है क्या? Fe2O3.XH2 बनता है। और इसी को कहते हैं क्या? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो क्या बनाता है? Fe2O3.XH2 बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जंग। या आप ऐसे कह सकते हो जलयोजित लोहे का ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है इसे। तो यहां से हमें बताना था क्या? ए उत्तर बताना था कि Fe2O3.XH2 जंग का सूत्र होता है। और ये लास्ट ईयर जो रेलवे की ग्रुप डी के पेपर्स लगे थे उन्हीं पेपरों का क्वेश्चन है ये कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तब हमें क्या बताना था? ए बताना था कि जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वो सब बताना था हमें। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर के क्वेश्चन में क्या है? जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है? ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब किसी भी लोहे के ऊपर यदि जंग लगती है, क्या लगती है? जंग लगती है, तो जंग लगने से उस लोहे की वस्तु का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां से हमें बताना था क्या कि जब भी लोहे की वस्तु को के ऊपर जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते क्या? ए बता पाते। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर की क्वेश्चन में हमें कह रखा है जंगरोधी इस्पात का निर्माण का मिश्रतवन किससे होता है। यानी कि हमें क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि जंगरोधी मतलब ऐसा कौन सा लोहे का रूप है जिसमें जंग नहीं लगती है, उसको बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपको मैंने ऐसे पढ़ाया था कि
एक मिश्र धातु होती है जिसे कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। और ये स्टील ऐसी स्टील होती है जिसपे कभी, ये स्टील एक ऐसी मिश्र धातु होती है जिसपे कभी भी जंग नहीं लगती है। क्या होती है? पहली बात तो मिश्र धातु होती है। और यही हमारे को क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि जंगरोधी लोहे का निर्माण करने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील पे कभी भी जंग नहीं लगती। और इस स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है? लोहे की आवश्यकता होती है, और हमारे पास कार्बन होना चाहिए, हमारे पास क्रोमियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रोमियम होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? निकल होना चाहिए। जब भी आपको ऐसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए हमें किस किस का उपयोग किया जाता है, तब आपको ये बातें पता रखनी है कि क्रोमियम, निकल, जिंक, लोहा और कार्बन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से हमें दो दो के जोड़े में दे रखा है। ए जो ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में हमारे को दे रखा है क्या कि तांबर प्लस निकिल। तो ये तो गलत है, तांबे का उपयोग करते ही नहीं स्टील, स्टेनलेस स्टील में, तो ए तो इसका गलत है। चलिए बी ऑप्शन में बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है तांबा प्लस क्रोमियम। तो इसमें भी हमारे पास क्या आया? तांबा आया, तांबा आया, तो बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कभी भी तांबे का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में दिया हुआ है क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और क्या दिया हुआ है? तो निकल। ये सही उत्तर होता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्रोमियम, जिंक और निकल, और जो क्रोमियम होता है इसका परसेंट होता है लगभग 18% होता है इस मिश्र धातु में। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा? सी होता। चलिए आगे। तो और इसका डी ऑप्शन गलत क्यों होता है? क्योंकि डी ऑप्शन में मैग्नीज प्लस तांबा दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आप देखते ही गलत कर पाते। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? आयरन को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है। अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सही तरीके से पढ़ना था। हमारे को नहीं वाला पूछा हुआ है कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, इसको जंग से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को सीखा था थ्योरी सेक्शन में। हमें सीखा था कि उस पर क्या लगा सकते हैं? ग्रीस लगा सकते हैं। हमने यहाँ से जाना था कि हम क्या कर सकते हैं? रंग कर सकते हैं। या अभी हमने क्वेश्चंस में सीखा कि हम उस पे क्या कर सकते हैं? यसद लेपन कर सकते हैं या गैल्वेनाइजेशन। और इस प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है किसी मिश्र धातु का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी मिश्र धातु का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को हमने थ्योरी सेक्शन में सीखा था। अब यहाँ से नहीं वाला बताना था। तो इसका जैसे कि आप ए ऑप्शन देख पा रहे हो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? एनिलन प्रभाव। क्या लिखा हुआ है? एनिलन प्रभाव। ये तो समुद्र में घटित होता है, जबकि हमारे को तो क्या बताना था कि यहाँ से लोहे के ऊपर जंग नहीं लगने का कारण कौन सा है। तो बी ऑप्शन में चलते हैं। तो बी ऑप्शन में लिखा है ग्रीस लगाना। तो ग्रीस लगाने से लोहे पे जंग लगना रोका जा सकता है। जस्ते की परत चढ़ाना, जिसे क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं, ये भी प्रक्रिया की जाती है। पेंट करना, रंग करना, तो ये भी प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर कौन सा होता? ए, कि एनिलन का उपयोग कभी भी लोहे पे जंग से बचाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये इजी भी उतना ही ज्यादा है। जितना बड़ा है उतना ही इजी है ये। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताते हैं हम? जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पे जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? ऐसे हमने सीखा था कि यदि किसी लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है तो उस परत को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? उस परत को जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट भी कहते हैं। तो आप ऐसा समझ पाए होंगे। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा? सी। और ये क्वेश्चंस एएलपी के पेपर में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लोहे में जंग लगना इनमें से किनका सामान्य उदाहरण है? कि लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो हमने ऐसे पढ़ा था, एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन।
इससे संबंधित मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो जोड़ रखे हैं, या आप यहाँ कोने में, वीडियो के यहाँ कोने में एक आई बटन होगा, इस आई बटन को प्रेस करके भी आप इस रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के जो क्वेश्चंस हैं और इसका थ्योरी सेक्शन है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। उनमें बहुत से मैंने आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो लोहे पे जंग लगना एक किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ऐसा क्यों हो पाता है, जैसा कि हमारे पास लोहा है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो ये अपनी बाहरी त्वचा, जो बाहरी सतह होती है, इस बाहरी सतह पे किसका निर्माण करता है, जंग का निर्माण करता है, Fe2O3.XH2O का निर्माण करता है, जो एक नया प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और ये जंग कभी भी लोहे में कन्वर्ट वापस नहीं हो सकती। तो एक ही दिशा में चल रहा है और एक ही दिशा में चलने के कारण और नया प्रोडक्ट बनने के कारण ही किस प्रकार का परिवर्तन है, ये परिवर्तन है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा, डी बता पाते कि डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 8वें नंबर के क्वेश्चन को। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या था, 8वें नंबर के क्वेश्चंस में हमें बताना था क्या, पहले क्वेश्चंस को सही पेशेंस तरीके से पढ़ते तभी हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता पाते। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो रेलवे की विभिन्न कैटेगरी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए खालिस्तान की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, कि ऐसी कौन सी धातु होती हैं जो भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। कि जैसे हमने अभी ऐसे पढ़ा कि जब लोहा है, ये लोहा O2 और H2 मतलब हम इसे जलवाष्प कह सकते हैं, हम इसे वाष्प कह सकते हैं, क्योंकि उसमें किसके कण होते हैं, जल के कण होते हैं। जैसा ही ऐसे कहीं प्रक्रिया होती है तो हमारे पास क्या बनती है, Fe2O3.XH2 बनता है। और इस XH2 को क्या कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। और इस लोहे को ऑक्साइड को हम ऐसे कह सकते हैं, लोहा क्या है, एक धातु है, तो इसे धातु का ऑक्साइड भी तो कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस में हमें वही बात पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ क्रिया करती है। भाप मतलब वाष्प मतलब जल के कणों से क्रिया करती है। तो वो कौन सी धातु करती है, आयरन करती है। कौन करती है, आयरन। तो यहाँ से सही उत्तर बता पाते कौन, आयरन बता पाते। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, किसमें, डी में लिखा हुआ है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें पूछा हुआ है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। इससे जस्ट हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया वो इसी के आधार पे बना हुआ था कि आयरन ऑक्साइड हमें किसको कह रहे थे, जंग को कह रहे थे कि जंग क्या है, आयरन ऑक्साइड है, जलयुजित लोहे का ऑक्साइड है और फेरस ऑक्साइड है। तो यहां से हम सही उत्तर बता पाते कौन, Fe2O3। इसे कहते हैं हम क्या, लोहे का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड कहते हैं इसे हम। और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। जब लोहे को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जैसे ही ये लोहा हम इसे क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलता किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है वो सभी वस्तुओं के जलाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट रहना आवश्यक है। यानी कि O2 जो गैस होती है वो वस्तुओं को जलाती है, जबकि वस्तुओं को बुझाने के लिए या आग को बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, CO2 का। जबकि आग को जलाने के लिए कौन सी का लेते हैं, O2 का। और CO2 का कहाँ लेते हैं, बुझाने में उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ से क्या बताते हैं हम कि जैसे ही लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या बनाता है, Fe2O3। ये लोहे का ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा, सी बता पाते। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 11वें नंबर के क्वेश्चन को। अब 11वें जो नंबर का क्वेश्चन है, इस 11वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, बहुत इजी बात दी हुई है। यदि आप इस बात को समझ पाए होंगे तो आप इस क्वेश्चंस को कर भी पा रहे होंगे। अब तक तो आपका उत्तर भी आ चुका होगा। 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है
कि खालिस्तान का संसारण एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चंस के शुरू में हमारे को खालिस्तान दे रखा है और आगे ऐसे पूछ रखा है कि संसारण एक गंभीर समस्या है। हमने जब भी टॉपिक के शुरुआत में संसारण को पढ़ा था, संसारण क्या है कि वायुमंडल में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, जैसे कि हमारे पास चांदी हो गई, तांबा हो गया और लोहा हो गया। यदि इन धातुओं को हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं करने के बाद ये जो धातु होती हैं, इनकी जो बाहरी सतह है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसारण। तो संसारण सबसे गंभीर समस्या है इन तीन धातुओं की। बाकी तो होने की अन्य धातुओं की भी है, लेकिन इन तीन की सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। कौन सी प्रक्रिया? संसारण। तो हमारे को क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि संसारण एक गंभीर समस्या है किसकी? इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। तो यहां से ऑप्शन को पढ़ते क्या, हमारे पास जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सोना। सोने का सूत्र होता है Au, जबकि चांदी का होता है Ag। Cu होता है कॉपर, Fe होता है लोहा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लेटिनम। क्या लिखा हुआ है? प्लेटिनम। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, और जो डी है उस डी में लिखा हुआ है क्या? लोहा। तब आप आसान तरीके से, मैंने आपको अब यहाँ से उत्तर बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन आप इसका उत्तर बता पा रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आपने थ्योरी सेक्शन को बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने अभी तक थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप थ्योरी सेक्शन को देखें, फिर आप इन सभी क्वेश्चनों को लगाएं। यदि अब बगैर थ्योरी सेक्शन देखे यदि आपको किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड लग रहे हैं तो थ्योरी सेक्शन के बाद आपको पक्का यहाँ से के बाद इसका आधा समय ही लगने वाला है, क्योंकि मैंने वहां इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटिव सभी बातों को समझा रखा है वहां। तो क्वेश्चंस को देखते ही आपके पास उत्तर आने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब 12वें नंबर के क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा, उन स्टूडेंटों में कोई सा भी एक ऐसा स्टूडेंट भी नहीं होगा जिसे 12वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ पा रहा होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन इतना इजी है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी के जो 24/10 का पेपर लगा था, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब 12वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि लोहे पे जो जंग लगती है उस जंग का रंग कैसा होता है। जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो जंग लगे हुए लोहे को हम देखते हैं तो उसकी बाहरी परत लाल भूरे रंग की होती है, और वो लाल भूरा जो रंग होता है वो किसका होता है? जंग का होता है। तो जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। कैसा रंग होता है? लाल भूरा कलर होता है किसका? जंग का। तो यहां से सही उत्तर बता पाते क्या? 12वें का सी बता पाते कि जो जंग होती है इस जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2 होता है, और इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग की ये जंग होती है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा? सी बता पाते। चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? क्वेश्चंस में नहीं वाला पूछ रखा था हमारे को कि जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम निम्न में से किन धातुओं का उपयोग नहीं करते। तो जंगरोधी इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बारे में बात की हुई है क्वेश्चंस में हमारे को कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें किस धातु का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि करते किस किस का है? हम लोहे का उपयोग करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं, हम क्रोमियम का उपयोग करते हैं, हम निकिल का उपयोग करते हैं, और जेडन जिंक का उपयोग किया जाता है। मेनली आपको यहाँ से पता रखना है ये तीन धातुएं, इधर वाली जो तीन धातुएं ये आपको पता रखनी है अक्सर कि क्रोमियम, निकल और जिंक को बनाया जाता है किससे? स्टेनलेस स्टील बनाने में इन सभी धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लोहा है, लोहा बनाया जाता है, लोहा उपयोग में लिया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। सेकंड टंगस्टन, टंगस्टन से कभी भी नहीं बनाया जाता है, ऐसे आपके पास यहाँ कहीं लिखा भी नहीं होगा टंगस्टन कि टंगस्टन का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। जबकि टंगस्टन का उपयोग तो हम कहाँ करते हैं? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है इस तंतु को बनाने के लिए हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3300 के आसपास इसका गलनांक होता है। इस कारण हम जो विद्युत बल्ब आता है इस विद्युत बल्ब में जो जंजीर होती है, जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
14वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है? कि जो स्टेनलेस स्टील है ना, वो स्टेनलेस स्टील पे कभी भी जंग नहीं लगती। वो किसके कारण नहीं लगती है? वो जंग नहीं लगती है किसके कारण? क्रोमियम के कारण, निकिल के कारण और जिंक के कारण उस पे कभी भी जंग नहीं लगती है। और किसी भी यदि लोहे को हम जंग से बचाने के लिए जो प्रयोग करते हैं यसद लेपन की क्रिया, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उस गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं या किसकी परत चढ़ाते हैं? क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन को पढ़ते पहले फिर हम उत्तर बता पाते। कार्बन, नो, कि कार्बन के कारण ये जंगरोधी कभी भी नहीं होती है। सल्फर तो इसके बनाने में उपयोग ही नहीं किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। वेनेडियम में कभी नहीं किया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर होता कि क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील जंगरोधी होती है। जंगरोधी का मतलब ये होता है कि उसपे कभी भी जंग नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसमें पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? कहने का मतलब जैसे कि लोहे की कोई भी वस्तु को नुकसान पहुंचता है किस प्रक्रिया के द्वारा? जैसे कि हमारे घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं, सड़कों के ऊपर लोहे से बने हुए कुछ पुल होते हैं, वो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे लोहे की जो वस्तु होती है, उस लोहे की वस्तु पे क्या लगती है? जंग लगती है। और जंग किसी भी धातु को नष्ट करने के लिए कारगर होती है। उसकी जो धीरे धीरे बाहर की जो परत होती है उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका डी सही उत्तर होता कि जंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा आप समझ पाए होंगे। वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने होंगे तो उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आगामी रेलवे की एग्जाम्स लगने वाली है उनमें भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख पाए हुए सभी क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आगामी एग्जाम्स में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको और प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट लिख के बताएं कि आपको दिया हुआ कंटेंट किस प्रकार का लगता है। चलिए दोस्तों, आप अपना कीमती समय चैनल पे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार यदि मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई गई यदि वीडियो, अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो यहाँ वीडियो के कोने में एक आई बटन है। इस आई बटन को प्रेस करके आप सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक करके भी आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।